बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन को अगर देखा जाए तो आज का दिन अदलिया की तारीख में एक अहम दिन था। अहम दिन इस हवाले से कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास था। उस इजलास को मुलतवी करने के हवाले से बेशुमार जगहों से खतूत आए। मुख्तलिफ बार्स ने लिखे चीफ जस्टिस साहिबान को, किसी चीफ जस्टिस को ये लिखा कि आप हिस्सा ना बने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि आपको मुलतवी कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है, जिस पे फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता इस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि उसी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इस इजलास के अंदर तमाम तयनातियाँ या तकर्रियाँ होनी हैं, तो आपको इसका बायकॉट कर देना चाहिए या इसे मुलतवी कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। अपोजिशन के दो मेंबर थे, उन्होंने इसका बायकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसका बायकॉट किया और बकिया जो 9 अफराद थे वो आज जुडिशल कमीशन के इजलास में मौजूद रहे। फिर जब तकर्रियाँ हुई तो उन तकर्रियों के हवाले से कुछ लोगों ने एतराज़ात उठाए, जिसमें एक जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का भी नाम आता है कि उन्होंने किसी शख्सियत के ऊपर एतराज़ उठाया उनके सुप्रीम कोर्ट में जज तयनात होने पे, जबकि 7 लोगों ने उनके हक में वोट दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज। ये 5 जजेस साहिबान हैं जिनकी मुस्तकिल तौर पर तयनातियाँ हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस, और एक है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। उनके कायम मुकाम जज के तौर पे उनकी आज की तकर्री हुई है कि वो वहाँ पे टैक्स केसेस सुनेंगे, यानी उनकी जो कानूनी उमूर की प्रैक्टिसेस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अब नहीं होंगी। उसके साथ साथ एक और जज हैं जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो जिम्मेदारियाँ थीं वो भी वापस ली गई हैं। आज इस पूरे मंजरनामे में अगर वकला को देखा जाए तो वकला ये समझते हैं कि ये उनके एहतजाज की सूरत में चीफ जस्टिस साहिबान को लाया गया। बसूरत दीगर उनके पास जो नाम थे वो सीनियरिटी से नीचे वाले भी थे, उन्होंने उसमें से भी इंतखाब करना था। लेकिन आज सीनियर जजेस साहिबान का ही जो है वो इंतखाब हुआ है और उन्हीं की तकर्रियाँ हुई हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर प्यूनी जज पहले थे, क्या वही रहेंगे या अब जो लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बन जाएंगे? अब इसके ऊपर जो है चह मुगोइयाँ बहुत सारी चल रही हैं। इसके बाद सियासी मंजरनामे के ऊपर भी करेंगे, मेल मुलाकातों के नताइज क्या हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज कुछ जजेस और अपोजिशन रहनुमाओं का बायकॉट, वकला की तहरीक, वकला का एहतजाज, क्या समझते हैं कि आज का दिन कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर आज का दिन वाकई बड़ा अहमियत का हामिल दिन है, इस वजह से कि आज शायर दस्तूर पर मैंने कुछ नारे, कुछ लोगों को बड़ा जज्बाती भी देखा है, और आज बड़ी देर बाद मैंने अली अहमद कुर्द को भी अपने पुराने स्टाइल में देखा है। और फिर आज जिस तरीके से मुझे लग रहा था जैसे किसी बड़ी सियासी जमात का कुछ इज्तिमा है, जिस तरीके से पुलिस, जिस तरीके से कंटेनर, जिस तरीके से बाकी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी, तो इससे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई खौफ है या इंतज़ामात हैं या सिक्योरिटी का मसला, कोई ऐसी चीज़ थी। लेकिन आज आप एक गौर करें ना, आज के इजलास से पहले चह मुगोइयाँ हो रही थी कि पसंदीदा जजेस लाए जाएंगे, ये चह मुगोइयाँ चल रही थी ना। मुख्तलिफ वकला कह रहे थे, मुख्तलिफ बार्स के जलसे जुलूसों में, एहतजाजों में ये बात हो रही थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस आए, आज सीनियर 3 जजेस आए, तो वाकई ये आज या तो फिर अंदर बैठे लोगों का मेरिट था या बाहर बैठे लोगों की आवाज़ इतनी तवाना थी कि जो उन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक चीज़ आज के दिन बड़ी अहमियत की हामिल है, जजेस की तैनाती हो गई। मैं कभी नहीं कहता कि कोई जज ठीक है या गलत है, मैं कहता हूँ जजेस ठीक हैं। और मैंने बहुत ऐसी तैनातियाँ देखी हैं कि अगर किसी ने अपनी मर्जी की तैनाती की है तो उस जज ने फैसला उसकी मर्जी का नहीं दिया, उसने फैसला मेरिट पर आइन के मुताबिक दिया। अब कितने फैसले ऐसे दे लेंगे कि जो फैसले आइन और कवानीन से हटके होंगे? आखिरकार तो आपको अब दौर और है ना, सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है,
वकला भी हैं, आपको उन तमाम चीज़ों को आप 1 मिनट से पहले पोस्टमार्टम होकर सामने आ जाती है होती है। तो यासर ये चीज़ें बड़ी क्लियर है ना। अब दूसरी चीज़ यासर है, ये तो गुजर गया आज का दिन, लेकिन आज के दिन ने एक चीज़ दे दी है। क्या? मुझे लगता है कि अब हर रोज़ शायर दस्तूर मसरूफ़ रहेगी। हाल ही आप ये ना देखें कि वकला एक दिन के लिए गए, लोग आप और मैं भी कह रहे थे वकला सिर्फ बार्स के अंदर रह रहे हैं। क्या आज किसी को उम्मीद थी वकला इतनी तादाद में आएंगे? क्या आज किसी के वहमो गुमान में था? एक दिन पहले सर वो जो जिस तरह के अलामिया आ रहे थे कि हम मुस्तरद कर रहे हैं, कॉल है ही नहीं, कोई निकलेगा ही नहीं, तो उससे तो लगता था कि शायद ये मामला ठप हो गया। लेकिन किस तरह लोग आए और इतनी बड़ी तादाद में है, तो इससे इसका तादाद ज्यादा हो ना हो, उनका वलवला पूरा था, पूरी तहरीक। तादाद क्यों ना ज्यादा, आप मुझे बता दें, मुझे यही इस बात बता दें, तादाद किस ना ज्यादा नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपने कहा तादाद ज्यादा हो या ना हो, आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उस अलामिये के साथ की वजह से बात कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं। तादाद 5 हो या तादाद 5000 हो, मैंने उस वहाँ पे बड़ी रश देखा। मैं ये बात कर रहा हूँ 5000 हो तो सर उनके में जोशो जज्बा ना हो तो वो 5000 का करना इस तरह बात कर रहे ये बात कर रहा हूँ ना कि तादाद हो ना हो, जोशो जज्बा उनका बहुत ज्यादा था ना जोश। और जब वो कौमें, वो फौजें जिनके पास तादाद नहीं जोश होता है, जज्बा होता है, वो जीतती हैं। जिनके पास एक बहुत बड़ा जमगट्ठा हो, हौसले पस्त पाकिस्तान की 3-4 सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके पास हम कहते हैं बहुत पावर है, उनके पास अवामी ताकत बहुत बड़ी है, उनके जुलूस बड़े होते हैं, उनके जलसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इलेक्शन में उनका वोट 2000 से 2500 से ज़्यादा नहीं निकलता। ऐसे ही होता है ना, कई ऐसी बातें हैं। और इसी वो जलसा उधर अटेंड करके आते हैं, वोट दूसरी पार्टी को देते हैं, उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि उनको देना। वो आपको चूँकि इसके अंदर की बातों का जितना आपको इल्म है वो उतना किसी को इल्म नहीं है। हम तो उसके मुतासरीन में से चले वाले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या आपका तल्लुक़ काफ़ी से है? इसलिए काम पाकिस्तान पार्टी से है? आपने मुतासरीन ने कहा ना। हम बतौर पाकिस्तानी मुतासरीन, पाकिस्तान तो नहीं मुतासर हुआ, बतौर पाकिस्तानी मुतासरीन, पाकिस्तान में मुतासर। मैं क्या शायद चलें या सर, अब इस्लामाबाद गर्म होने लगा ठंडे मौसम में। हाँ, ठंडा मौसम तो ख़त्म हो गया, सर्दी तो वैसे ही अब ख़त्म हो गया, ठंडा मौसम करीब से गुजर गई। वो जो 2-3 दिन थे ना, आप गौर करें ना ज़रा, 8 फरवरी गुजर गया, लेकिन 8 फरवरी बता गया कि मैं हूँ। 8 फरवरी को फिर लोग निकले, सख्त तरीन हालात के बावजूद निकले। इसके बाद कौन सा चौंक, कौन सा चौराहा है जहाँ पर कैदी नंबर 804 की सदा सुनाई नहीं दी? कराची से लेकर खैबर तक। अच्छा, आज वकला निकला है। अब मेरे पास जो इतला है, उसके बाद मौलाना साहब ने जो कल तकरीर फरमाई है, और मौलाना साहब का जो ख़ताब था, और मौलाना साहब की जो ललकार थी, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मौसम में मज़ीद गर्मी आने वाली है। और ये रमज़ान के रोज़े बस आप रख लें। एक बड़ा कुछ लोगों को उम्मीद थी ना, एक बहुत बड़े किसी क़यामत की, सुनने में आया कि वो भी परेशान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं कह रहा हूँ इस पाकिस्तान से आगे है ही कुछ नहीं। हर मुल्क के सरबराह को इस पाकिस्तान में आना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासी जमात। और लेकिन इन सियासतदानों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो सियासी ठैये चलते रहेंगे ना यार, इन सियासतदानों को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सिवाय हमारे सिपा सलार के करते कोई कुछ नहीं। कौन कर रहा है? चलो मुझे बता दें, मुझे 3 सियासतदानों के नाम ले दें जो कर रहे हैं। क्रेडिट है तो सिर्फ सिपा सलार का है, बस सीधी साफ बात करो। बाकी किसी सियासतदान का क्रेडिट नहीं है। क्या क्रेडिट है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। क्रेडिट होता तो अपने सर पे ना, क्रेडिट होता तो वहां भी जलसे करते, क्रेडिट होता तो वहां में जाते, क्रेडिट होता तो चैलेंज कबूल करते, क्रेडिट होता तो अपनी सियासी मुखालिफ जमातों को जलसे जुलूसों की इजाजत देते। क्या हो देखें, हमने बहुत कुछ किया। क्रेडिट एक ही बंदे को है, जिसको जाता है उसको मानना चाहिए, वो सिपा सलार को क्रेडिट जाता है। बाकी इन्होंने पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला इवी। अच्छा, मुझे ये बात तो बताइए, 2-3 सियासी जमातों ने
लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें कम करने पर बड़े मुजाहरों का ऐलान का किया था, वो किधर गई हैं? गुम गई हैं। आपसी रफड़ से निकल आए हैं वो, अब वो हुकूमत से ही पक्का रफड़ है, आपसी रफड़ से निकल आए। अरे एमकेएम की एक क्वालिटी तो है, आपसी रफड़ से वो निकल आते हैं, उनमें एक डिसिप्लिन है, हमें इस बात को मानना चाहिए, उनमें एक डिसिप्लिन है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास इतला ये है कि कोई हुकूमत को छोड़ने वाला है, मेरे पास बड़ी पक्की खबर है। मैं उसका नाम नहीं लेता जिससे मेरी बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई मेरी उनसे, और ज़िम्मेदार हैं, अहम ज़िम्मेदारी पे हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी, मैंने उनको किसी इवेंट पे दावत दी, उन्होंने कहा जी आपका इवेंट आखिरी इवेंट होगा। मैं कहा ये क्या बात कह रहे हैं, हमारी मैं कहा हमारे लिए आखिरी होगा? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बतौर वज़ीर मेरा आखिरी इवेंट होगा। मैं कहा वजह क्या है? उसने कहा जी हम तो छोड़ रहे हैं। मैं कहा वजूहात क्या है छोड़ने की? ये आप तो हमेशा उस वक्त छोड़ते हैं जब वाकई किसी की अब टाइम ख़त्म होना हो। कहता आप जो मर्ज़ी समझ लें, हम छोड़ रहे हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, और इसलिए कि हमारे फ़लाँ 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 मुतालबात पूरे नहीं हुए। मैं कि ये तो आपके किसी भी हुकूमत में नहीं हुए, किसी भी हुकूमत में नहीं हुए। उनका बस हम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये तो बताएं, अगर वाकई इलेक्शन हो जाते हैं और सच्ची मुच्ची के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? कहता फिर क्या बनेगा, सबकी दोने अडियाला की तरफ लगेंगी। ये लफ्ज़ उसने कहा कि सबकी दोने फिर अडियाला की तरफ लगेंगी। यासर साहब, तो ये मंजरनामे पे अगर सियासतदान इस हद तक सोचने पर मजबूर हो चुके हैं तो देखिए फिर उसके नताइज क्या निकलते हैं। एक ब्रेक के बाद आबिद ज़ुबैरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इतने खुतूत लिखे गए, इब्तदाई तौर पे हम जो बात कर रहे थे उन खुतूत का कोई जवाब ना आया, ना कोई मुस्बत आया, ना कोई मनफी आया, ना कोई रिबर्टल आया, ना उसकी तौजी कोई बयान की गई। और आज जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास के नताइज सामने आ चुके। आज के दिन वकला बरादरी की तरफ से जो एहतजाज किया गया उसके क्या नताइज रहे, और मुस्तकबिल करीब में माहिरीन कवानीन जिनका ताल्लुक वकला बरादरी से है, कानून से है, इंसाफ से है, और माजी में उन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए तगोदो की है, वो इस मौजूदा निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं, उन्हें इसमें बका क्या दिखाई देती है, इसमें ख़तरात क्या दिखाई देते हैं, आने वाले दिनों के जो सवालात हैं उसके जवाबात किसके पास होंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और वो इसमें से सुकम क्या देखते हैं और इसमें बेहतरी क्या देखते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, आज की तायुनातियों को, वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखते हैं और आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या वज़ा करता है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजरनामा तो जी पहले पिछले साल लिख दिया गया था कि अदलिया को बिल्कुल अपने ताबे करना है और तैनातियां ऐसी करनी है जो इनके मर्जी के लोग हों, इनके मकसद के लोग हों, इनसे ताल्लुक हो। उन लोगों को जुडिशरी में ला के एक सिस्टम बनाना है ताकि आइंदा कई सालों तक ये लोग जज रहें और इनके हिसाब से फैसले आते रहें, जो ये चाहे फैसला करा लें। लेकिन देखिए, अब वक्त बदलता रहता है, किसने आगे कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमें क्या मालूम कि आगे जाके क्या होना है। इंशाअल्लाह बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। देखिए, जो हम 26वीं आईनी तरमीम, मैं समझता हूँ जो मार्शल लॉ के पीसीओ से उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जुडिशरी को ताबे कर लिया गया। और उस वक्त भी देखिए, जो जजेस थे पीसीओ में जो चले गए, जो रह जाते थे जज, वो फिर भी रेजिस्टेंस देते थे और फैसले करते थे, और बहुत सारे फैसले जो हमारे खिलाफ भी हुए। लेकिन जुडिशरी का इस तरह खिलवाड़ नहीं हुआ। वो भी एक पार्टी जो क्लेम करती है कि वो जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरी दौर में एक आपके आइन के तहत जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 आपके सुतूनों के बीच में, उसको बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया। जो सेलियन फीचर था आपकी आज़ादी अदलिया का, वो खत्म कर दिया। आज की तायनात देखिए, हमारा मुद्दा ये था कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज हुई है, उसने इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू कर दिया है। तो जब तक वो फैसला नहीं होता उसकी वैलिडिटी का, उस वक्त तक आप इनको मौखर करें। यही आपने देखा 2 सीनियर जजों ने कहा और बाकी और लोगों 4 सीनियर जजेस मत दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग हुई और सुनत कलामी भी हुई है। सुनने में आया है कि वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, और लेकिन 2 सीनियर जजेस ने उसका बॉयकॉट किया और बाकी 2 मेंबरान जो थे किसी एक जमात के, वो भी चले गए।
तो देखिए आपने अपने उसमें भी अक्सर जैसे फैसले से आपने देखिए वो जो जज अपॉइंट हुए उसमें कोई बात नहीं है कि वो बेहतरीन जज हुए, मतलब अक्सर ये उसमें बेहतरीन जजेस की हैं, लेकिन पॉइंट है कि आपने एक तरमीम जो चैलेंज के तहत उसके तहत आपने एक अपॉइंटमेंट कर दी गई। कल आप अगर कोई इसमें फैसला इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के अंदर जो तैनाती हुई है वो एडिशनल जजेस की होती है, वो आर्जी होती है, वो 1 साल के लिए होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन आपने की है तो एक परमानेंट जज आप बना रहे हैं, मुस्तकिल जज आप अपॉइंट कर रहे होते हैं, सिवाय एक जज के जिनको एक्टिंग जज बनाया गया है। उसकी भी क्या बात होगी, आई एम श्योर वहां भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिलवाड़ हो रही है वो मेरे और आपके सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि जुबैर साहब आज पेश करना चाहता हूँ, आज इस तरह लग रहा था जैसे इस्लामाबाद का मंजर जो था वो पुलिस भी थी, रुकावटें भी थी और वकला भी थे। आज हमारी और आज आप सुप्रीम कोर्ट में थे, बाकी वकला शारे दस्तूर पे थे। तो क्या ये सारा कुछ आज के दिन के लिए था, या हम समझें कि ये अब हर रोज़ की बुनियाद पर होगा, या अगला टारगेट जो है वो आप किसी और दिन के लिए रखेंगे? देखिए हमारा केस पेंडिंग है और उसमें तारीख दी गई कोर्ट में, लेकिन जो ऑर्डर आया उसमें तारीख नहीं लिखी हुई। देखिए अब ये आज हमारी एक मीटिंग हुई है, असल में मैं उस मीटिंग में नहीं था एक्शन कमेटी की, जिसके अंदर जो भी आइंदा का लाया अमल होगा वो उसमें जरूर बात होगी। जैसे मेरे पास होगा राना साहब मैं आपसे वो उसका आपको दे दूंगा कि उसमें क्या फैसला हुआ। देखिए जो आज आप देखिए खास तौर पे वकला और सिंध से वकला बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे, और कल एक जाली एक स्टेटमेंट हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और कुछ बार एसोसिएशन के, आज सिंध हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने और मेंबरान ने कहा है कि सदर ने जो कल इशू किया इन सपोर्ट ऑफ ये जो पाकिस्तान बार के साथ, तो हम उसको रद्द किया कि ये हमारी मर्जी के बगैर हुआ। पाकिस्तान बार का मौलाना साहब मैं भी मेंबर हूँ, हमें पता ही नहीं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई, हमसे पूछा ही नहीं गया। जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, कहाँ गई जमहूरियत? हमें तो पता ही नहीं ये पाकिस्तान बार ने इस तरह की रेजोल्यूशन पास कर दी एक हुकूमती। लेकिन जुबैरी साहब ये तो माने कि वो जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो बाहर से तो हुई नहीं, चले वो फर्द वाहिद ने की हो, तो आपकी अपनी बरादरी में भी तो तफरीक है, उस तफरीक का खात्मा किस तरीके से करेंगे? एक का तो बरादरी में भी चाहिए ना? नहीं देखिए तफरीक तो देखिए कोई भी जमात हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें तफरीक जरूर होती है। देखिए अच्छी तफरीक होना कोई गलत बात नहीं होती। यहाँ जो तफरीक है वो उसूल की तफरीक है, और वो कभी हर कोई एक बात नहीं हो। कुछ उसके मुस्तफीद लोग हैं जो इस तफरीक की वजह से मुस्तफीद हो रहे हैं, उनको फायदे हो रहे हैं, उनके लोग जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, उनके चेंबरों के जजेस लोग अपॉइंट हो रहे हैं। तो आप देखिए तो वो उस सिस्टम के साथ होंगे, वो उसूल आइन और कानून के ऊपर नहीं खड़े होंगे। वो आइन और कानून जरूर कहेंगे, वो तो कहेंगे जी पार्लियामेंट ने पास की है 26वीं तरमीम, ये आइन के आर्टिकल 239 के तहत हुई है, बिल्कुल सही है, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते इसको। लेकिन हमारा मौकफ क्या है कि क्या आप हमसे मुत्तफिक होंगे कि इस तरमीम से अदलिया का जो एक वकार था, अदलिया की जो आज़ादी थी, बिल्कुल सल्ब कर ली गई है। ये इशू है, इसमें सब अक्सरियत मुकला की आज सपोर्ट किया है। सिंध हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट था उसको आज मुहासबा किया गया है मुकला ने कि किस तरह से ये रेजोल्यूशन पास हो गई। तो माशाल्लाह से देखिए आ रहे सारे जो अभी इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर, उसके अंदर आपने देखा कि जो वकील 26वीं आईनी तरमीम के ज्यादातर एसोसिएशन में वो लोग जीते हैं सर। लेकिन जहां ये जो बड़ी एसोसिएशन होती है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार के एक सदर साइन करता है, सेक्रेटरी कहाँ है? एडिशनल सेक्रेटरी की तरह जो साइन करने का हक होता है, या कमेटी के कहाँ अप्रूवल ली गई? एक फर्द वाहिद साइन कर रहा है और कह रहा है मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता सर। अच्छा, अब आगे आप देख क्या रहे हैं? आपका एहतजाज आज कुछ ना कुछ तो रंग लेकर आया होगा ना? एहतजाज रंग ये लाया है कि मैं समझता हूँ कि एक उस रंग लाने की वजह ये थी कि आज जो सीनियरिटी के सारे सीनियर जजेस जो हैं वो आज एलिवेट हो गए। नंबर 2 जो थे उसके बाद सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस पंवर वो एलिवेट हो गए। तो आप देखिए कि सीनियरिटी और एक से जज है पेशावर हाई कोर्ट के, शायद वो सारे सीनियर मोस्ट नहीं, चीफ जस्टिस आ गए। पहले तो चीफ जस्टिस का ये कर रहे थे कि जी हम 5 जज होंगे, उनमें से हम मर्जी से चुनेंगे, अब 5वें नंबर को भी ला सकते हैं। तो ये देखिए इसका मैं समझता हूँ एक इमीडिएट इफेक्ट तो ये हुआ। यानी आप ये समझते हैं कि आपके एहतजाज की वजह से चीफ जस्टिस साहिबान ही आए हैं? एक जज तो इजाफी आए ही हैं, लेकिन चलें 4 चीफ जस्टिस साहिबान ही आए जी। नहीं, और दूसरी बात वो जो 5वें हैं वो भी सीनियर जज हैं, जस्टिस पंवर नंबर 2 पे है वो, तो देखिए वो भी सीनियर है। तो लेकिन देखिए इशू ये है कि 25 की लिस्ट थी उनके सामने, क्योंकि हर हाई कोर्ट से 5-5 जजेस का इस तरह से था, तो 25 सुना था, 25 की लिस्ट है उनके पास।
हमने खुद तो नहीं देखी, लेकिन ये हमें पता लगा था सर। अच्छा, एक अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में कुछ जजेस जो हैं वो इस्तीफे दे सकते हैं, वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, कोई ऐसे, ये बड़ी अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात है या अफवाह ही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की अफवाह है। मैं समझता हूँ कि जजेस को जो जजेस इस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, जैसे हम बुकला लड़ रहे हैं, उनको सिस्टम उधर रह के लड़ाई करनी चाहिए। वो अपने अपने ऑर्डर से जंग करें। मैं समझता हूँ आईनों का, क्योंकि उन्होंने हल्फ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप उनको मेरे ख्याल से इस हल्फ की पासदारी करते हुए सिस्टम में रह के उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ हमारे बहुत आला जजेस हैं जो कर रहे हैं सर। लेकिन जुबैरी साहब, जिस तरह आपने ये बात की, तो आज जो बायकॉट करके फैसला किया 2 जजेस ने, वो और फिर अंदर रह के 2 जजेस ने जो मुखालिफत की, वो फिर उसमें फ़र्क क्या समझेंगे? देखिए, 2 जजेस तो इसलिए उनको उस पे से उठना पड़ा क्योंकि वो खत लिख चुके थे कि मीटिंग हो ही नहीं चाहिए। देखिए, फिर उसका वो हिस्सा रहते तो बहुत सही नहीं था। देखिए, वो क्योंकि उन्होंने लिखा था मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वोट के चले गए। वो 2 जजेस जिन्होंने, मुझे नहीं मालूम, जो 2 जजेस ने मुखालिफत की है, कि एक जज ने और एक हमारे पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, शुक्र है उन्होंने आज मुखालिफत की, तो वो उन्होंने मुखालिफत की, वो क्योंकि वो हिस्सा है उसका, तो उन्होंने उन्होंने तो नहीं कहा था कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब आपका अगला राय अमल ये है कि जिस दिन तारीख होगी उस दिन आप सब लोग इकट्ठे होंगे? बिल्कुल सर, तारीख होगी, अब जब भी लाया हमें लोगों कल तक वाजे हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो मेरे पास आ जाता है मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन हमारे मेन पर्पस ये है कि अब जल्दी फुल कोर्ट, जो पुराना फुल कोर्ट है, नॉट विद द एडिशनल जजेस, वो इन हमारी जो आईनी दरखास्तें हैं 26 तरमीम के खिलाफ, उसकी सुनवाई करें। नहीं, ये जो 5 जजेस हैं, आप खुद कहते हैं बेहतरीन जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, अगर ये फुल कोर्ट में ये भी बैठ जाए तो क्या इतराज़ है? देखिए उसकी वजह ये है, देखिए इसमें मुझे कोई एतराज उस तरह से नहीं है उनकी इंटेग्रिटी के, उनकी उस पे, उनकी कॉम्पिटेंस पे। हमें ये कि 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है, उसके तहत इनकी एलिवेशन हुई है सर। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी बात करते हैं कि जी आप खुद क्रिएशन है इस आईनी तरमीम का, इसलिए फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। ये वजह है सर। चले, आपकी सिफारिशात या आपकी दरखास्तों के ऊपर अमल नहीं होता, यानी वो कहेंगे कि ये लगेगा ही आईनी बेंच के सामने, बेशक ये लगेगा जी। तो फिर आपके पास क्या होगा? फैसला आईनी बेंच देगा, आईनी बेंच के फैसला चलाएंगे। अब देखिए उसमें भी एक इशू आएगा। अब आपने देखा वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उसने इंट्रा कोर्ट अपील दे दी गई थी 184(3) की। अब इसकी अगर फर्ज करें लगता है तो उसकी अपील भी कहीं होनी चाहिए। अब अपील के लिए उन्होंने बेंच ही नहीं बनाई है। अब देखे ना, ये एक इश्यू आएगा, क्योंकि देखिए अगर होगा तो अब जब तो जज आ गया, बनाए उसकी बेंच, अपीलेट बेंच बनाए इसके खिलाफ अपील सुनने के लिए। लेकिन वहां भी इश्यू ये आएगा कि कौन सी बेंच बनेगी, क्योंकि आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से उन इंडिपेंडेंट जजेस को बाहर रखना तो इनका मकसद था। तो मतलब जो सीनियर जज थे, 2 लोगों को टारगेट किया बेसिकली, मैं समझता हूँ। अच्छा, एक जुबैरी साहब ये बताइए कि फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक तो 30% इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स से मुतल्लिक दरखास्तें जो हैं वो निपटाई गई हैं। ये 30% भी एक अंबार लगता है पिछले दिनों से जो खबरें हमने सुनी। इसका नतीजा क्या रहेगा? यानी इसका वाली वारिस कौन है कि वो जो मखसूस अय्याम के अंदर उसके नताइज ही नहीं हो सके, कुछ के केसेस की पहली हेयरिंग नहीं हो सकी, वो क्या? आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगनी शुरू, तो उन्होंने कानून तब्दील कर दिया कि वो अब रिटायर्ड जजेस के सामने। तो आप जानते हैं कि उसका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक उसकी वहाँ पेंडिंग है, केस पेंडिंग है कि जो इलेक्शन हुआ है ये सही नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने फिर भी वो आज तक नहीं चल रहे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी वो जो केस है वो केस नहीं लग रहा उधर। अच्छा, ये बता दें कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता उस वक्त तक यही चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत से नाम सुनने में आ रहे हैं। सुना काजी फाइज ईसा साहब का नाम भी बड़ा जोर शोर से आ रहा है, क्या इतला? माशाल्लाह जी। देखिए आपको पता है ऑपोजिशन उस पर, ये तो ऑपोजिशन तो एग्री नहीं करेगी उनके नाम पे, तो इसका मतलब है कि इन्हीं को चलाना मकसद इसी चीफ इलेक्शन कमीशन जिसने आईन और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ की है, इनको इस कमीशन को कंटिन्यू कराना है, क्योंकि नाम ऐसा देंगे जिसमें जो हस्ब इस पे इख्तिलाफ है वो मानेगी नहीं बात, तो यही चलते रहेंगे। यही तरमीम 200 आर्टिकल 215 यही तो तरमीम इसी वजह से की गई थी जी। अच्छा, आज के दिन आबिद जुबैरी साहब आप कहते हैं कि आपका एहतजाज रंग लाया, ये नाम हुए हैं
चले वैसे मैं कह रहा हूँ इसका, आपने पूछा, मैं कहता हूँ हो सकता है इसकी वजह ये हो, लेकिन ज़ुबैरी साहब ये आपको भी मालूम है कि पिछले जो एहतजाज थे उसके नताइज क्या रहे हैं और अब के एहतजाज का नतीजा क्या रहना है। चले उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जो रद्दोबदल आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होता और एहतजाज भी रंग नहीं लाता, फिर क्या होगा? जिद्दोजहद जारी रहेगी। देखिए आइन का मतलब ये, जब हमारी जिद्दोजहद है आइन की बालादस्ती, वो कुछ भी हो, हमारी जो जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ना उम्मीद ही हराम है सर। ठीक, वो जिद्दोजहद तो जारी रखनी चाहिए और उम्मीद भी बांध के रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब इस हवाले से देने के लिए। मजीद सियासी मंदों पर बातचीत होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 8 फरवरी तो गुजर चुका, 8 फरवरी 2024 भी, 8 फरवरी 2025 भी, वो भी एक छाप छोड़ के गया था, ये भी एक छाप छोड़ रहा है। लेकिन इसके असरात कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके समरात किसको देखने को मिलेंगे, और ये तसलसल ही इसका रहेगा या फिर ये किसी जगह पे जाके वक्फ भी इसमें देखने को मिलेगा और आगे का मंजरनामा किसी और तरह का होगा कि जिसकी कयास आराइयाँ की जा रही थी, जिसकी उम्मीदें की जा रही थी, जिसकी बातें की जा रही थी। मज़ाहमत अब चलती रहेगी या मफाहमत वाली सूरत हाल के ऊपर भी आना पड़ेगा? क्या टेबल टॉक होगी या फिर सड़कों की ही सियासत होगी? क्या अपोजिशन में बंटवारा होगा या अपोजिशन के अंदर इत्तेहाद होगा और वो हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। तैमूर सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर सलीम साहब, क्या समझते हैं 8 फरवरी केपी की हद तक तो छोड़िए, मजमूई तौर पर कैसा रहा आप लोगों के लिए, और उसके नताइज आपको अच्छे देखने को मिलेंगे या बुरे ही भुगते हैं अब तक? 8 फरवरी 24 या 25? 8 फरवरी 24 तो जो है, बल्कि एक्चुअली अगर आप सोचें तो 8 फरवरी नहीं, 9 फरवरी जो है वो वाकई बड़ा काफी जो है वो ब्लैक डे है या काला दिन है। और केपी को क्यों छोड़े, हमारी सीटों का कोई हिसाब देगा या नहीं? अच्छा, उस पे एक बात कर सकता हूँ, कर ले 365 दिन हो गए ना। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो बार बार जो है वो कानून में एक एक नुक्ता निकालता है। 180 दिन में हमारे पिटिशंस डिसाइड होने थे। पहले तो जो ऑपोजिशन के वकील थे वो हाजिर ही नहीं होते थे, ठीक है जी। फिर हमारे जो 6 केसेस थे उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि एक कैंडिडेट ने जज को कहा कि मेरा आप पे यकीन नहीं है, जज साहब ने सारे केसेस वापस कर दिए। तो 200 दिन बाद वो 0/0 पे चल गए। उसके बाद वो कुछ वकील जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए, तो वो फिर से 0/0 पे चल गए। अब जो हमारे केस जो जज सुन रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आज एलिवेट हो गए, तो वो फिर 0/0 चल गए। तो 365 दिन हो गए। हमें ये कह दे कि इस मुल्क में इंसाफ लेने कहाँ पे जाए? इंसाफ लेने का तैमूर साहब बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बाकी मामला ठीक हो जाए, और मसम्मत करें और ये कहें कि पीटीआई छोड़ दे, वही तो करने के लिए नहीं तैयार। आपने तरीका पूछा ना, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। आपने साहब को मैंने आसान सा तरीका बता दिया जो अब तक मुझे नजर आ रहा है। फिर इस तरीके को मैं यही कह सकता हूं कि एब्सोल्युटली नॉट। मुझे फख्र है कि मैं खड़ा हूं, क्योंकि जब तक हम जो है वो असूल पे नहीं खड़े होंगे ना, इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। कहते हैं बेटर एन ऑनरेबल एनिमी देन अ डिसऑनरेबल फ्रेंड। आप दोस्तियां आगे पालने की भी सोच रहे हैं, तो वो सारे जो हैं उनसे माजी में इख्तलाफात रहे आप लोगों के, लेकिन अब आप समझते हैं कि वो सारे उसूल के ऊपर आप ही के साथ होंगे और वही उसूल जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर किसी अच्छे समर की सूरत देखने को मिलेगा। रास्ता यही है और इसमें हमें मानना पड़ेगा कि हमारी गलती है और खास तौर पे इस क्राइसिस में रही है कि इतनी मकबूलियत होने के बावजूद जब रियासत ने, स्टेट ने हमें दीवार से लगाया था
तो हमने सिर्फ अकेले लड़ने की कोशिश की। फख्र की बात भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको दोस्त जो है वो चाहिए होते हैं। देखिए, अगर 24, 25, 26 नवंबर को, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये एनालिसिस कह ली, अगर हमारा जो जुलूस था, अगर हमारे एलाइज हमारे साथ होते, कोई जुर्रत ना करता गोली चलाने की। फिलहाल रियासत ने, हुकूमत ने जो है वो पीटीआई को फ्रेम किया हुआ है कि इनके साथ हम हर जुल्म ज्यादती जो है वो कर सकते हैं, और वो करते हैं। लेकिन इसलिए मुझे यकीन है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक साथ होंगी कि जब आप सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ना, जब आप एक सिस्टम में प्रेशर के रिलीज के सारे रास्ते जो है वो बंद कर देते हैं, तो वो फटता है। और फिर जिनको आप दीवार से लगा देते हैं वो एक साथ हो जाते हैं। पीटीआई में इलेक्शन से पहले और पीटीआई में इलेक्शन के बाद यही फर्क रहा है कि इलेक्शन से पहले जब हमें अंडरग्राउंड भी भेज दिया गया था, हमें पाकिस्तान के झंडे हमारे सपोर्टर्स को लहराने की इजाजत नहीं दी गई थी 14 अगस्त पे। तो हम अपनी डिफरेंसेस छोड़ के एक मकसद के लिए लड़े, और उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देखा कि 6 बजे के बाद इस निजाम को इतनी बेशर्म रिगिंग करनी पड़ी कि वो क़यामत के दिन तक याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी वो यूनिटी नहीं रही, और उसकी वजह से शायद हमने वो प्रोग्रेस नहीं किया। लेकिन अब यूनिटी वाकई जो है वो इन सारी सियासी जमातों की बनेगी, और मेरी वाकई अल्लाह ताला से दुआ है कि जब ये खत्म होगा हम ये मौका ना खोएं कि हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पे ले आए। ये हमारी जनरेशन पे अभी फर्ज है। तैमूर साहब, इस दफा जो जलसा था और पहले जो जलसे होते थे, फर्क क्या था? फर्क देखिए, फर्क मेरे ख्याल में ये था कि नंबर 1 मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि स्टेज से सुनते हुए जो क्राउड का जोश था, जो वलवला था, तो वो ज्यादा हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी रिन्यू हुई है, और कभी कभी वो चेंज ऑफ लीडरशिप से भी ये होता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा फर्क ये था कि हमारे साथ स्टेज पे हम राजा साहब भी थे MWM के, और महमूद खान आचकजई भी थे। और ये आपको वो दिखाता है जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल आवाजें एक साथ हो रही है। अवाम तो हमारे साथ है, लेकिन आवाज पीटीआई की परसेप्शन में एक ही गिनी जाती है। और तीसरा फर्क ये भी था कि जो लोगों का इल्जाम होगा कि जी ये सारे जलसे जो है वो हुकूमत करती थी, क्योंकि अली अमीन खान जो है वो चीफ मिनिस्टर भी थे और पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, कि जो लोगों का इल्जाम होगा, ठीक है, या फिर अली अमीन खान जो है वो लोगों को जो है वो अपनी जेब से, वो उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने पैसा दिया। हालांकि मैं फॉर द रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूं कि मैंने उन्हें बिल्कुल शुरू में कहा था कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड थैंक यू, लेकिन मैंने कभी किसी से पैसा जो है वो सियासत के लिए नहीं लेना। लेकिन अगर वो इल्जाम भी था तो वो साबित हो गया कि उसके बगैर भी हमारे सवाबी के पिछले जलसे से बड़ा क्राउड आया। तैमूर साहब, जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने इस जलसे के ऊपर, ये जो आपका उधर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उन्होंने उसमें मैनेजमेंट यानी मुनज़्ज़म साजी ना होने का शिकवा किया है, गिला किया है, या उस पर अफसोस का इजहार किया है। क्या समझते हैं कि आपने, जब लीडर मौजूद ना हो और नए लोग आएँ, नए लोग बतौर लीडर मुतारिफ हो जाएं और पुराने जो रुफ़का थे वो साथ चलने पे आमादगी का इजहार करें लेकिन उस तरीके से एक्टिव ना हो, तो ये जो फेजेस है जिसमें कारकुन जो है वो मुतहर्रिक है, लीडर हो ना हो, तो ये जो फेज है इससे जो आप निकल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं या क्या गंवा रहे हैं? मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, मैं अपने कारकुनों को भी ये कहना चाहता हूं, मैं अपने सपोर्टर्स को भी ये कहना चाहता हूं
ये डिफरेंसेस हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि कारकुनों में नहीं है, हमारे कारकुनों में भी होते हैं, विलेज काउंसिल लेवल तक होते हैं। ये सियासत का एक हिस्सा है, ये इंसानी फितरत है, और ये एक ऐसे इतने बड़े स्ट्रगल का भी हिस्सा है। किसी ने मेरे साथ ज्यादती होगी, मैंने शायद मेरे साथ ज्यादती की होगी, मेरे गिले होंगे, मैंने शायद जाने में नहीं अनजाने में किसी के साथ जो है वो शायद वो ना किया हो जो करना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है, लेकिन हमारा मिशन एक है और हमें तारीख ये बताता है कि ये रिजॉल्व हो जाता है। आपको 9 मई के बाद याद है, एक महीना जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा, तो हर रोज चलता था कि पीटीआई तो खत्म हो गई, क्योंकि सारी टॉप लीडरशिप जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना, वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सारी पढ़ रही थी ना। जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, सितंबर गुजरा, अक्टूबर गुजरा, सिंबल भी गया, खान साहब भी जेल में गए, कैंपेन भी नहीं करने दी। 8 फरवरी को तब भी क्या हुआ, उस वक्त भी डिफरेंसेस। लेकिन सर ये तो माने वो खान साहब जिस तरह कहते थे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, लेकिन आपके जितने भी पुराने रफका थे वो पढ़े लिखे भी थे और उन्होंने अच्छा पढ़ा भी। कभी कभी मुझे यही अफसोस होता है, मैं ये ठीक कह रहा हूं जेन्युइनली। मुझे देखिए, पाकिस्तान में करप्शन के इश्यूज रहे हैं, हमेशा रहे, और कभी कभी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही जो है वो ये करप्शन को तो छोड़े, जैसे आपने कहा, वो अपना करियर बना देते हैं एक किंग्स पार्टी से दूसरी किंग्स पार्टी पे जाने में। हमें अपना ये सियासी माहौल चेंज करना है। बट मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये हमारा स्ट्रगल है, और ये पार्टी के बाहर भी स्ट्रगल है पूरे ये इस निजाम के साथ, ये पार्टी के अंदर भी स्ट्रगल, और इसमें बहुत सी ऊंच नीच देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये जंग ना जीते तो फिर हमारे बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना पसंद करेंगे। फिर जो ये आप अभी नंबर्स देख रहे हैं लोगों के बाहर जाने का, जो लोग पता नहीं टर्की से और लिबिया और मोरक्को से किश्तियों में जाते हैं और ग्रीस जाते हैं, और ग्रीस से इटली जाते हैं, और फिर यूके जाने की कोशिश करते हैं, फिर ये मिलियंस में नहीं, फिर ये करोड़ों में होंगे। और क्यों हम एक इतने जबरदस्त मुल्क को, अल्लाह ताला ने एक मुल्क दिया है, हमारे जो प्रीवियस जनरेशंस हैं वो इस मुल्क के लिए लड़े, हमने गलतियां की है, लेकिन क्या इस मुल्क में नहीं है? अगर इंडिया में 30 साल 7-8% ग्रोथ हो सकती है तो यहां पे क्यों नहीं हो सकती? फर्क क्या है मुझे बता दें, इंडिया में और पाकिस्तान में फर्क क्या है कि हम जो है वो उनकी ग्रोथ मैच नहीं, बीट नहीं कर सकते? क्या फर्क रहा है हमारी तारीख में? वैसे सिर्फ एक ही फर्क रहा है कि उन्होंने हुकूमत एक निजाम, एक आइन के तहत की है, क्योंकि करप्शन तो वहां पे भी है ना। हम हर 3-4-5 साल बाद प्लग खींच देते हैं और कहते हैं कि जी, कभी कहते हैं मेरे अजीज हम वतनों, कभी कहते हैं कि ये चला जाएगा, कभी कहते हैं कि ये चला जाएगा, कभी हाइब्रिड प्रो प्लस मैक्स रिजीम्स आ जाती हैं। हमें क्यों नहीं समझ आता? सब कुछ तो ट्राई कर लिया, एक वो चीज क्यों नहीं ट्राई करते जिससे पूरी वेस्टर्न दुनिया जो है उसने तरक्की की है आहिस्ता आहिस्ता। तैमूर साहब, आप मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, आपके स्टेज पर 2 सियासी जमातें खड़ी थी, कब आप वक्त देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान, GDA और दीगर सियासी जमातें भी आपके साथ एक ही स्टेज पर मौजूद होंगी? मैं चाहता हूं कि हर वो कुव्वत जो है वो इस एजेंडा पे, इस एक स्टेज पे आए कि हम इस पाकिस्तान से तो, इस पुराने पाकिस्तान से तो निजात पा लें। वो आपको याद है जो बिलावल ने याद कराया था, जिस दिन इमरान खान को इन्होंने ओवरथ्रो किया था, उस पुराने पाकिस्तान से जिसमें सियासी पार्टियां कैद हैं, जिसमें या जुल्म की वजह से कैद है या निजाम के अंदर कैद है। हम तो फिर भी आजाद हैं वो कहने के लिए, वो करने के लिए, या कोशिश करने की जो हम करना चाहते हैं। इनको तो अपने डेथ सर्टिफिकेट्स पार्लियामेंट के अंदर खुद 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू पास करने पड़ते हैं, पीपल्स पार्टी और नून वालों को।
यानी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, चाहे वो निज़ाम के अंदर रह के हो या निज़ाम के बाहर रह के हो, लेकिन उसूल के ऊपर डटे रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया था झगड़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, तर्जुमान JUIFA हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे पे जिसमें अपोजिशन के इत्तेहाद का बुनियादी मसला जो है वो इस वक्त दरपेश है और जिस पे कई सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि अगर ये इत्तेहाद बनता है तो क्या ये गैर फितरती इत्तेहाद होगा, ये इत्तेहाद बनता है तो किन निकात के ऊपर बनेगा, किन उसूलों के ऊपर बनेगा, किस नज़रिए पे बनेगा, क्या बयानिया होगा, नाम क्या होगा, सरबराही किसके पास होगी, हुकूमत से जो इख्तलाफात हैं वो दूर किस तरीके से होंगे। ये जो मेल मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं वो चाहे हुकूमत के इत्तेहादियों के माबैन हों या हुकूमत की अपोजिशन जमातों के माबैन हों या अपोजिशन जमातों की आपसी हों, इसके नतायज किस को देखने को मिलेंगे और किन सूरतों में देखने को मिलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे असलम गौरी साहब ने। असलम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, एक बैठक होती है असद कैसर साहब के घर पे, उस बैठक से ये तासुर मिलता है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, इसकी तश्कील हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो फौरी तौर पे जाते हैं, मौलाना से मिलते हैं। उसके बाद बातें ये आती हैं कि शायद मौलाना जो हैं वो राग़िब हो जाएंगे या मौलाना को मना लिया जाएगा, अपनी चीज़ें हुकूमत उनके सामने रखेगी और एक सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत के लिए मौलाना के दिल में पैदा हो जाएगा। ये कल की तकरीर में मौलाना के दिल से जो गुबार निकला है वो उबाल ज़्यादा देखने में आया, लहजा तल्ख देखने में आया। क्या देखते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील देखते हैं या फिर हुकूमत कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मौलाना साहब एक उस दौर के सियासतदान है जिसको सियासत में वफादारी होती थी, एक दूसरे का एहतराम होता था, शर्म व हया होती थी, ख्याल रखा जाता था, अपोजिशन भी होती थी, बड़ी बड़ी सख्त अपोजिशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुई, MRD के दौर में हुई, लेकिन जब मिलते थे तो बड़ा वफादारी से एक दूसरे का एहतराम और इज्जत की रेखी मिलती थी। मौलाना साहब के साथ जो भी साथी मिलने आते हैं हम उसी तरह वफादारी से, उसकी इज्जत और एहतराम से मिलने आते हैं और उसमें इज्जत और एहतराम ही देखते हैं। आप तो देखें हमारे जो PTI के दरमियान में इतने बड़े बड़े फासले थे, उनको कैसे हमने उनके आपस से उसको कम किया है। तो मियाँ साहब का आना खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब की तीमारदारी के लिए था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी अमन अमान के हवाले से हमारी कुछ बातें उनसे हुई हैं और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, हमने बड़ी उन्हें तजावीज़ दी स्पेशल KP और बलूचिस्तान के हवाले से। और KP में तो आज हमारा अमन जरगा भी हुआ है, आपने देखा होगा, तो उसी सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे उसमें मज़ीद तजावीज़ चाहिए, तो हमने कहा कि हमारा जरगा हो जाए, जरगे की जो तजावीज़ देंगे फिर आपको देंगे। तो इस तरह की से दूसरा हमने उनको याद दहानी कराई थी कि आप तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी। आपने 26वीं तरमीम के दरमियान जो हमसे कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई और मदारिस के हवाले से जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम थी वो अभी तक सूबों से पास नहीं हुई है। तो ये हमने थोड़ा सा उनको याद दहानी भी कराई है। ये है उस मुलाकात का हाल। रह गया बाकी असद कैसर साहब के यहाँ। तो असद कैसर साहब के यहाँ जब हमें बुलाया गया तो कोई ये एजेंडा नहीं था कि हम वहाँ कोई इत्तेहाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, एजेंडा खाना था। अब जब खाना होता है और खाने के साथी बैठते हैं तो उस गपशप में तो बातें के साथ बैठते ऐसी बात तो करेंगे। तो उसमें ये सिलसिला जब चला है और ये कहा कि इसको इत्तेहाद बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इत्तेहादों के हम बहुत डटे हुए हैं। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया, आपको याद होगा। फिर MRD का इत्तेहाद बना, वो भी जब कोड़े हम खाते रहे, जेलों में हम जाते रहे, हुकूमत मोहतरमा की बनी तो हमें किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, कौन, हम फिर अपोजिशन में बैठे हुए थे। तो हमें इत्तेहादों से बहुत डटे हुए हैं, चाहे MMA हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए तजर्बा भी हम समझते हैं और डटे हुए भी समझते हैं। PDM लास्ट आपके सामने है, जो कल तक हमारे इत्तेहादी से कह रहे थे 2018 का इलेक्शन गलत हुआ है और 2024 का इलेक्शन जो उससे बदतर हुआ है वो उसको कबूल करके बैठ गए और मैं उसी पोजीशन में मुझे अकेले को छोड़ दिया। तो इसलिए हम जरा समझ के और सोच के कदम उठा रहे हैं इत्तेहाद के लिए। अलबत्ता जब वहाँ ये बात चली तो मौलाना साहब ने कहा कि इत्तेहाद जब तक अपोजिशन का बनेगा नहीं उस वक्त तक जब तक हम इस स्ट्रॉन्ग आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुँचाएंगे और ना अवामी मसाइल हल होंगे, ना हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करके चलेगी। तो मजबूत अपोजिशन का होना जरूरी होता है। तो उससे फिर ये हुआ कि जैसे कि अभी यासिर साहब ने फरमाया जो कुछ चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ें कैसे होंगी,
इत्तेहाद का नाम क्या होगा, उसके TRO क्या होंगे। तो उसके लिए फिर ये तय हुआ कि हर पार्टी अपना एक एक नुमाइंदा देगी और वो नुमाइंदे फिर बैठ के इससे ये सारा सिलसिला तय करेंगे और फर्दर आगे कैसे बढ़ना है इससे सोचा जाएगी। ये है जी दोनों मुलाकात। अच्छा गौरी साहब, कितने फासले कम हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ? वो एक बड़ा लंबा अरसा एक दूसरे के मुखालफत में रहे, बयानबाजी भी चलती रही, सब कुछ चलता रहा। मौलाना साहब के लहजे में काफ़ी हमने देखा है कि इसमें तब्दीली आई और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी काफ़ी लोगों की तब्दीली आई। तो ये दूरियां कितनी हद तक ख़त्म हो गई हैं? देखिए, दूरियां तो इस बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो गई कि 26 आईनी तरमीम तो सीधा साधा तहरीक इंसाफ के गले में फंदा था और पूरी उसी के लिए थी। हमने वो उससे इनकी लड़ाई लड़ी है, इनकी जंग लड़ी हुकूमत के साथ और वो हुकूमत इनको ले नहीं रही थी एतमाद में किसी भी सूरत में। तो हमने इनकी जंग लड़ी और हुकूमत के साथ जंग लड़के इसको एज इट इज इसको पास होने के लिए 34 इसमें आपको पता है क्लासेस रिलीज कराई और वो हुई। और इसमें आखिरी वक्त तक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें जो मौलाना साहब के घर पे हुई है, गौर साहब ने हमारी तारीफ भी की और कहा कि हमें जो कुछ अब तक हुआ हम उसके साथ हैं। तो लेकिन जो हमारे कायद के साथ ज्यादती हुई जेल में उसकी वजह से हम वोट कास्ट नहीं करेंगे और ये मशवरा फिर मौलाना साहब ने भी उनसे कहा कि तरमीम को मुतराजा ना करें, वोट कास्ट आप ना करें। ये मौलाना साहब का मशवरा था, उन्होंने उसी पे अमल किया और तारीफ की हमारी फर्क किया। लेकिन उसके बाद अचानक वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें कोई एतमाद नहीं लेते, कोई हमें पूछते नहीं है, कोई हमसे जिक्र नहीं करते। तो इस तरह की चीज से तो आपस में बाहमी एतमाद में तो रुकावटें आएंगी। बहरहाल वो पोजीशन बहुत बेहतर है, 2 साल पहले से आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में दोनों पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी तो नहीं है तो बड़ी है, बाहमी एतमाद के दरमियान में अगर फासले पैदा होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर ये इत्तेहाद इस तरह से बनेगा कि उसकी बुनियाद से सारे TRO और सब चीजें तय होंगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये मामला सीधे रास्ते पे चल पड़ेंगे। अच्छा गौरी साहब, आप अभी भी उसी पोजीशन पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, अब बहुत सी बार्स जो हैं वो मुखालिफत कर रही हैं उस पूरे सिस्टम की जो तश्कील पाया है, जिसमें सीनियरिटी अब वो माजी जैसी नहीं रही। अब आने वाले दिनों के अंदर वही उसकी रिफ्लेक्शन सियासी जमातों के ऊपर भी दिखाई देगी। आप समझते हैं कि फैसला ठीक ही हुआ था? देखिए, बात सीधी सी है कि 26 यानी तरमीम तक तो हम सब लोग जो इकट्ठे थे, हम और PTI और सारे वकला PTI की टीम पूरी, गौर साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब, हम सब लोग इकट्ठे थे, सबके मशवरे से सब कुछ हुआ। ये बाद में जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आए जो किसी को एतमाद नहीं ले गया, उससे सारा इसका हुलिया बिगाड़ा गया है। और दूसरी बात जो तो आपने कही है, आज वकला ने एहतजाज किया पूरे मुल्क में और बहुत सी जगह पर तशद्दुद हुआ। मैं आपके चैनल के थ्रू उसकी मजम्मत भी करता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज आप ज़हन में रखिए, पार्लियामेंट का एक अपना मुकाम है, उसकी तरदील करना और ये सारी चीजें करना उससे अपना हक है। और उसमें मैं इसकी आपको जो पार्टियां PTI की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे सामने बैठ के हर चीज से उनके साथ मशावरत हुई इस चीज की और सब लोग एक चीज थे। तो मसला ये है कि अगर किसी को पसंद नहीं है या कोई समझता है कि उसके बाद उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो आप अमेंडमेंट करें। आप बड़ी पार्टी हैं, आप अगर समझते हैं तो आप उसको अमेंडमेंट बना के उसकी पार्लियामेंट में ले आए। अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, तो क्या अच्छी नहीं है, उसमें कौन सी चीज अच्छी नहीं है? तो ये तो हमको बताया था ना जी, ये तो अभी तक हमें नहीं पता कौन सी चीज अच्छी नहीं है। ठीक। और अगर वो ऑर्डिनेंस बाद में नाफिज हुए हैं उनको साइड में कर दें और इसमें से 26वीं तरमीम को एक साइड में करें, तो मैं समझता हूँ फिर हमें बताया जाए कि 26वीं तरमीम में कौन कौन से बड़े मसले जो अच्छे नहीं है। तो असल चीज तो ऑर्डिनेंस से पैदा हुई है सारी। वो जो सुकम है, वो जो गलतियां हैं, वो जो एतराज़ात हैं, वो सामने भी तो आने चाहिए। वैसे बादियों नज़र में बुनियादी ढांचे के ऊपर एतराज़ नहीं था। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।